हम लोग इलास्ट्रेशन 46 करेंगे। यहाँ पे देखो पी और क्यू पार्टनर है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के। मतलब ये सब बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा समझना होगा और आइटम्स और जो एडजस्टमेंट है ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, एक बार चलो पढ़ लेते हैं कि क्या ट्रायल बैलेंस में है। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पे आएगा। इक्विपमेंट, प्रीमाइसेस, बैंक, डेटर, क्रेडिटर है। सिक्योर्ड लोन क्रेडिट में लाइबिलिटी, अनसिक्योर्ड लोन भी लाइबिलिटी हुआ। रिटर्न आउट व्हाट मतलब परचेज से रिटर्न हुआ, ये परचेज से माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी में आएगा। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स ट्रेडेड मतलब गुड्स सेल करके मेरे को इतना सेल हुआ है। फिर नीचे लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड मतलब सर्विस रेंडर करके मेरे को इतना रेवेन्यू हुआ है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे को ग्रॉस इनकम या ग्रॉस सेल मिल जाएगा। ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन टर्नओवर। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग कस्टमर से लेते हैं ना वो ऑलवेज सेल्स में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है या नहीं, क्योंकि ये सेल्स में इंक्लूडेड है तो जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट या जो भी कुछ बनाएंगे उसमें से ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक बार फिर सुनो ध्यान से, सेल्स सेल्स है, रेवेन्यू है, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स ऑन टर्नओवर। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये ऑलवेज हमारे सेल में इंक्लूडेड होता है। ठीक है यानी, तो जब हम लोग पीएल या इनकम स्टेटमेंट जो भी बनाएंगे उसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट मिला है ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा। परचेस हम लोग जानते हैं इनकम स्टेटमेंट, सैलरी, रेंट, एड, स्टेशनरी, ये जो खर्चे हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे। फर्नीचर एंड फिक्सर बैलेंस शीट में जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, कैश बैलेंस शीट में आएगा। ओके, जनरल रिजर्व है जो लाइबिलिटी साइड में आएगा। पी और क्यू का कंट्रीब्यूशन गिवन है। अब आपको पता है ना कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगा वो दो जगह आएगा। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक एक बैलेंस शीट में जाएगा और एक इनकम स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एंड भी दो जगह आएगा, एक लाइबिलिटी में आएगा और एक एंड में प्लस हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है एक इनकम स्टेटमेंट में आएगा और एक फर्नीचर से माइनस होगा। सेम इसका भी है इक्विपमेंट का। प्रोविजन बनाना है अपने को तो एक पीएल में आएगा प्रोविजन, मतलब इनकम स्टेटमेंट में आएगा और एक ये डेटर से माइनस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है मेरे को तो ये भी इनकम स्टेटमेंट में आएगा, फिर ये लाइबिलिटी में खड़ा होगा। मतलब ये सब बहुत सिंपल पॉइंट है। यहाँ पे मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, फिर एसेट एंड लाइबिलिटी बनाना है। तो चलो इनकम एंड स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले बना लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने नाम लिख लिया। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग इनकम लिखेंगे। इनकम बोल के पहले अंडरलाइन करेंगे और देखते हैं कि क्या इनकम होगा। सबसे पहले हमारा इनकम होगा सेल्स। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इनकम मेरे को हुआ था। जैसे यहाँ तो इंटरेस्ट भी मेरे को मिला है पर सबसे मेन इनकम मेरा कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट भी मिला है पर मेरा मेन इनकम कौन होगा, ये दो। सेल जो मेरे को मिला है, सेल जो मेरे को हुआ है गुड्स सेल करके, और जो रेवेन्यू हुआ है सर्विस प्रोवाइड करके। ठीक है, ये दो मेरा मेन इनकम है तो इनको हम लोग पहले लिखेंगे। अच्छा, ये दो इनकम को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा, मेरा ग्रॉस सेल या ग्रॉस टर्नओवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्रॉस टर्नओवर। दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 53 लाख और 235। 53 लाख और 235, तो टोटल कहेंगे कितना आएगा, 53 लाख 235। 55 35 000। ठीक है, अब याद है मैंने बोला था कि सेल्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड रहता है, हाँ या ना। सेल्स में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड रहता है तो इसको माइनस करना होगा। अच्छा, तो ये वैल्यू क्योंकि हमको माइनस करना है तो इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स ऑन टर्नओवर। वैल्यू देखते हैं कितना है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑन टर्नओवर 135 है तो इसको हमने माइनस कर दिया। अब माइनस करके देखो कितना आएगा।
क्या ये चीज क्लियर? जो मेन इनकम हुआ है उसको ऐड करके ग्रॉस टर्नओवर आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स ऑलवेज सेल में इंक्लूडेड होता है, तो सेल से माइनस कर लिया हमने। कितना आएगा माइनस करके देख। 54 लाख, ये मेरा नेट टर्नओवर आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट टर्नओवर डिटेल्स। ठीक है, बुक में डिटेल्स बोल के लिखा है, तो फिर मैं भी यहाँ पे यही लिख देंगे, नेट टर्नओवर डिटेल्स। अब हम लोग का और क्या क्या इनकम है वो हम लोग देख लेते हैं। एक इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मेरा इनकम है। और कोई इनकम है क्या यहाँ पे? और कोई इनकम है क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनकम, चलो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अदर इनकम, जिसमें क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है यहाँ पे? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 67,500। ओके, और देखते हैं कि और कोई इनकम है कि नहीं यहाँ पर। और कोई यहाँ पे इनकम नहीं है। ठीक है, एक और चीज है जो यहाँ पे आएगा वो है चेंजेस इन इन्वेंटरी। एक और चीज यहाँ पे आएगा वो है चेंजेस इन इन्वेंटरीज। चेंजेस इन इन्वेंटरीज मतलब जैसे चेंजेस कैसे निकालते हो, करंट माइनस लास्ट ईयर, हाँ जाना। तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है देखो। क्लोजिंग इन्वेंटरी 560 to 500। 560 to 500, ठीक है। और ओपनिंग, ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है? 450। देख लेते हैं कितना होगा। 112,500। एक बार ध्यान से समझो, हम लोग इनकम हेडिंग दिए। मेन इनकम जो हो रहा है उसको हम लोग ग्रॉस टर्नओवर बोलेंगे। इसमें जो भी टैक्स इंक्लूडेड है वो माइनस करेंगे तो नेट टर्नओवर डिटेल आएगा। उसके बाद और कोई मेरा इनकम हो रहा है वो हम लोग लिख देंगे। फिर चेंजेस इन इन्वेंटरी लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। ठीक है, और तो कोई इनकम साइड में नहीं था, तो टोटल करके मेरे को मिल जाएगा टोटल इनकम। देखते हैं कितना होगा टोटल इनकम। 5580, 55,80,000। अब हम लोग एक्सपेंस साइड करेंगे, तो एक्सपेंस को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले मेन एक्सपेंस हम लोग का परचेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेज, जिसमें ये टर्न भी था। परचेज कितना है एक बार देख लेते हैं। परचेज 29,47,500। 29,47,500, इसमें ये टर्न भी था जो हम लोग कर देंगे माइनस। ये टर्न इधर दिखा था अपने को, ये टर्न आउटवर्ड 67,500। 67,500 कितना होगा देखते हैं। 28,80,000, ठीक है। अब और कौन सा एक्सपेंस आएगा? अब जो नॉर्मल एक्सपेंस आपको दिख रहा है वो उठा के लिख लेना है। यहाँ से देखो नॉर्मल कोई एक्सपेंस है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लाइबिलिटी में आएगा। अब यहाँ से देख लो, अब कोई एक्सपेंस है तो उनको लिख लेंगे। यहाँ पे सैलरी दिख रहा है तो सैलरी लिख लेते हैं 845। सैलरी 845। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे एंड एंड एड से 3,12,000। आपको याद है आउटस्टैंडिंग एंड भी है, तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, आपके पास जैसे बुक है अभी तो आप बुक में मार्क कर लेना कि आउटस्टैंडिंग एंड, जैसे मैंने अभी बताया था कि आउटस्टैंडिंग एंड एक लाइबिलिटी में आएगा और एंड से प्लस होगा। तो एंड में प्लस करके रखना, जैसे कि जब आप ये बनाओगे इनकम स्टेटमेंट तो फिर आपको मतलब आप भूलोगे नहीं। ठीक है, एंड एंड एड्स ऑलरेडी कितना है एक बार देखते हैं।
एंड एंड एट से 3,12,000, 3,12,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एंड कितना है एक बार चेक कर दे। सम बहुत सिंपल है, थोड़ा प्रेजेंटेशन देख लेना और समझाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। आउटस्टैंडिंग एंड है 36,000। 348। और नेक्स्ट देखो क्या है एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट क्या है, स्टेशनरी चार्जेस ये सब है। एक बार अपने बुक को रेफर करना प्लीज। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्टेशनरी चार्जेस, तो वो लिख लेते हैं। स्टेशनरी चार्जेस कितना दिया हुआ है, 13,200। फिर आगे देखो क्या है, कम्युनिकेशन चार्जेस जो कि 27,300। फिर नेक्स्ट इंश्योरेंस है, अगर प्रीपेड होता है एडिशनल में तो माइनस कर लेते और फिर वो एसेट में भी आ जाता, ठीक है। इंश्योरेंस है 54,800। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट 44,200। तो ये डिलीवरी चार्जेस 48,000। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट 95,500। मतलब जो हम लोग सीखे ना फाइनल अकाउंट में वो सब यहाँ पे अप्लाई करना है। मान लो कि डिबेंचर का परसेंट गिवन होता, हाँ या ना, तो हम लोग टोटल निकालते कि इतना पेड है तो बाद बाकी आउटस्टैंडिंग, वो सारे काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट के बाद क्या, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और तो कुछ नहीं है। एक बार एडिशनल में चेक करते हैं और कोई खर्चा बाकी है क्या लेना। अच्छा यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग एंड हो गया, डेप्रिसिएशन लेना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सर कितना बोला था, 10%। 10% किसका होगा, फर्नीचर एंड फिक्सर का। फर्नीचर एंड फिक्सर है 540, 54,000। अब नेक्स्ट देखो, एक बार बुक को रेफर करो, फिर से डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है जो कि 67,500। अब देखो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट के बाद क्या है, यहाँ पे देखते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ पे गिवन है 22,500। हमको पता है कि प्रोविजन पीएल में आता है और डेटर से कम होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट जो कि कितना है 22,500। अच्छा अब नेक्स्ट देखो प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स अभी मत करना, पहले मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, ठीक है, फिर टैक्स माइनस करेंगे। तो एक भाग अपने लोग टोटल एक्सपेंस निकाल लेंगे। 45 लाख होगा, ठीक है। अब टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस माइनस करो तो क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी क्या, हमने टैक्स नहीं लिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। जैसे हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं, पर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मत लिखना। ये अब आपको ध्यान रखना होगा, इधर आप लिखोगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बिफोर टैक्स, ठीक है। माइनस करो कितना होगा, टोटल इनकम है 55,80, माइनस करोगे तो आएगा 10,80,000, ठीक है। अब हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि कितना है एक बार सब में देखो 180 है।
माइनस कर लो, कितना आएगा? 9 लाख होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कुछ आगे तो है नहीं, तो फिर ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। कितना होगा? 9 लाख। इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, ह्यूमन वन इक्विटी एंड लाइबिलिटी, हाँ या ना। यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन वन कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटीज। इसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे हम लोग क्या लिखते थे, शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर है तो पार्टनर्स फंड, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले पार्टनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग लिखेंगे पीस कंट्रीब्यूशन, क्यूज कंट्रीब्यूशन। देखो बुक में दिया हुआ है, प्लीज एक बार रेफर करना बुक को। 13,09,50, ठीक है। दोनों का टोटल कर लेते हैं, कितना होगा? तो होगा 22,50,000। और क्या है जो पार्टनर का होगा, जनरल रिजर्व एक था यहाँ पे, ये देखो। एक जनरल रिजर्व है, तो एक जनरल रिजर्व आएगा और एक पीएल का वैल्यू आएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना था? 270। और पीएल तो लिखेंगे प्रॉफिट अर्न इन क्या होगा, 21, 22, जो कि कितना था? ये देखो कितना रिजर्व है, सरप्लस में गया 9 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टनर्स फंड खत्म हुआ। अब हम लोग लाइबिलिटी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में भी क्या होगा, सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन जो होगा ना उसको पहले लिखना है। यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म लोन था, ये देखो यहाँ पे दो लॉन्ग टर्म लोन खड़े हैं, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। वैल्यू एक बार बुक से देख लो कितना है, 180 और 135। अब और कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, ठीक है। अब टर्न आता है करंट लाइबिलिटी का। एक बार मैं आपको फॉर्मेट ही अच्छे से क्लियर करा देती हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा। एक बार फॉर्मेट में आओ, ये पेज 422 में आओ, यहाँ पे देखो एकदम क्लियरली समझा देती हूँ, ठीक है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्या है, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन, जो भी लोन होंगे वो आ जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन। फिर करंट लाइबिलिटी आएगा, करंट लाइबिलिटी में ध्यान रखना शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पहले आएगा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई शॉर्ट टर्म लोन है वो आ जाएगा। फिर क्रेडिटर्स आएगा, ठीक है। बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल भी आएगा। फिर मेरे को कोई एडवांस मिला है कस्टमर से वो आएगा। फिर आउटस्टैंडिंग जो भी है वगैरह वो आएगा। फिर प्रोविजन जो भी हम लोग बनाए हैं वो आएगा, ठीक है। एक तो लॉन्ग टर्म लोन आएगा, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स आएगा, एडवांस मेरे को कोई कस्टमर से मिला है वो आएगा। अच्छा मेरे को पता शॉर्ट टर्म बोरोइंग पूरे सम में नहीं था, हाँ या ना? एक बार चेक करना शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है क्या सम में, इधर देखो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था क्या, एक बार चेक कर लो अच्छे से। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है। उसके बाद क्या था, क्रेडिटर्स था ना। ये देखो क्रेडिटर्स है मेरे पास, तो क्रेडिटर्स का वैल्यू लिख लेते 165। क्रेडिटर्स 165। फिर क्या था, एक बार बुक में देखो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो कि नहीं था, या उसके पहले कोई बिल्स पेएबल होता तो वो भी नहीं था। एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग गिवन था, यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 24,000। आपको पता है एक और आउटस्टैंडिंग था, पहले ये वाला लिखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 24,000।
आपको पता है एक आउटस्टैंडिंग येल्ड था, हाँ या ना, उसको भी हम लोग इसी आउटस्टैंडिंग में ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एंड 36,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 36,000, तो टोटल कितना होगा 60,000। अब हम लोग देखते हैं कि और कोई है क्या जो करंट लाइबिलिटी बोल कर आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कोई है जो करंट लाइबिलिटी बोल कर आएगा, आउटस्टैंडिंग तो मैंने दिखा दिया, और देखते हैं। करंट लाइबिलिटी में और कुछ आएगा क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट है, ये डेटर से माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, तो यहाँ पे लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि कितना था 180। और कुछ नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटी साइड का अब हम लोग टोटल कर देंगे। टोटल करके देखो कितना होगा। 4140, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एसेट की तरफ। रोमन टू एसेट। चलो एसेट को भी मैं समझा ही देती हूँ तो ज्यादा सही रहेगा, अच्छे से समझा हुआ होगा तो सही रहेगा। कुछ आइटम मान लो अलग से आपको एग्जाम में मिले तो आप उसको भी डील कर पाओगे। चलो एसेट साइड को हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे आओ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जो भी फिक्स एसेट होंगे उनको अपने लोग दिखाएंगे, ठीक है, जितने भी फिक्स एसेट इंटेंजेबल को लेकर। अब उनका कोई डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन होगा वो माइनस करके नेट फिक्स एसेट आएगा। चलो पहले इतना काम करते हैं, कोई भी टेंजेबल या इनटेंजेबल एसेट है उनको हम लोग पहले ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना मेरे को समझ में आ गया, इसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। इक्विपमेंट सबसे पहले मेरे को दिखा 550, चलो इक्विपमेंट लिखो और इस पे डेप्रिसिएशन की होगा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखेंगे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का वैल्यू एक बार बुक में देख लो, 550 है। फिर डेप्रिसिएशन है तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। कितना था, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाओ, इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन 67,500 है। 67,500 टोटल करो कितना होगा, 482,500। और कोई टैंजेबल इनटैंजेबल है तो उनको पहले लिख देते हैं और देखते हैं कि और क्या है। इक्विपमेंट हो गया, प्रीमाइसिस लिखेंगे, इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं था तो ये डायरेक्ट जाएगा। प्रीमाइसिस आपकी बुक में शायद प्रीमाइसिस पहले था, इक्विपमेंट बाद में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीमाइसिस पहले हो इक्विपमेंट बाद में है, ठीक है। जो जैसा है, देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया, वहां पे ऐसा नहीं है कि पहले वो होगा फिर वो होगा, ठीक है। जैसे आपको दिखते जाए टैंजेबल इंटेंजेबल, टैंजेबल पहले लिख लेना पूरा, फिर इंटेंजेबल लिख लेना, ठीक है। अब टैंजेबल में जो आपको पहले दिखे आप उस हिसाब से लिख लेना, ठीक है। प्रीमाइसिस का कोई डेप्रिसिएशन नहीं था तो सीधा हम लोग ने लिख दिया। और देखते हैं कि और कौन सा टैंजेबल है। प्रीमाइसिस हो गया। यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सर है और इस पे डेप्रिसिएशन भी था, हाँ या ना। फर्नीचर एंड फिक्सर 540 माइनस डेप्रिसिएशन 54,000, माइनस करो कितना आएगा, 486। और देखते हैं कि और कुछ है क्या। और कोई ना, और टेंजेबल नहीं है ना ही कोई इनटेंजेबल है, ठीक है। तो इनका इनका क्या करना है, इनका एक बार चेक करते हैं, चलो आओ। इनका क्या करना है, यहाँ पे देखो, जितने भी टैंजेबल है उनका टोटल करके क्या करना है, टोटल करके नेट फिक्स एसेट निकालना है।
टोटल कर लेंगे और जो आएगा वो क्या आएगा, नेट फिक्स एसेट। कितना होगा देखते हैं। 1768,500, ठीक है। अब और क्या आएगा ध्यान से समझना। फिर आएगा इन्वेस्टमेंट जो कि सब में है, ठीक है, वो लिख लेंगे। लोन एंड एडवांस नहीं था सब में तो नहीं लिखेंगे। फिर ये वाला पूरा का पूरा मतलब कि क्या बोले, पूरा का पूरा मतलब कंपनी बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट लेंगे क्या, वो फॉलो हो रहा है। इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर कोई अदर हुए, ठीक है या नहीं। तो चलो पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे, लोन एंड एडवांस नहीं है, फिर कंपनी बैलेंस शीट वाला पूरा पैटर्न आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि कितना है, 315। अब और कोई लॉन्ग टर्म, अब और कोई फिक्स नहीं है, तो अब करेंट एसेट में सबसे पहले इन्वेंटरीज लिखेंगे। ये देखो यहाँ पे इन्वेंटरीज था, कौन सा इन्वेंटरीज लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आएगा 560 to 500। तो यहाँ पे लिखो इन्वेंटरीज, जो कि कितना है, 560 to 500। फिर नेक्स्ट अपने को क्या लिखना है, ट्रेड रिसीवेबल डेट इज डेटर। एक बार बुक में देखना डेटर का वैल्यू कितना है, 360। इसमें प्रोविजन माइनस करना है, जो कि था 20 to 500। तो माइनस कर लो कितना आएगा, 337,500, ठीक है। इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, अब क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें चेक कर लो क्या क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या होगा, एक कैश दिखा और इधर एक बैंक दिखा, ठीक है। तो पहले बैंक लिख लेते हैं, फिर नीचे कैश लिख लेंगे। बैंक और कैश। बैंक का वैल्यू प्लीज एक बार बुक से देख लो, 946,500, और कैश है 2,10,000। इसमें बस अरेंजमेंट का ही झमेला है, और तो सम बहुत सिंपल है। 11,56,500, और कोई अदर करेंट एसेट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। 4140, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। सिर्फ प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा ध्यान देना है, एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है। एक बार अच्छे से देख लेना, कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो।